पिछली क्लास में हम वेतन भुगतान अधिनियम की धारा नंबर 11 तक कवर कर लिए थे। आज हम उसी के आगे बची हुई धाराओं को देखेंगे और आज हमारा वेतन भुगतान अधिनियम या मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 आज कंप्लीट हो जाएगा। इस अधिनियम से आपके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और जितने प्रश्न पूछे जाएंगे वो हमारे पढ़ाए हुए ही पार्ट में रहेगा। इस चीज के लिए निश्चिंत रहिएगा और जो चीज हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं उस चीज को आप अच्छे से ध्यान देकर कवर कीजिएगा। यहां से आप आसानी से नंबर गेन कर लेंगे। चलिए, कल पिछली क्लास में हमने धारा नंबर 11 तक पढ़ लिया था। आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे धारा नंबर 12, एडवांस में लिए गए पैसों की कटौती। यानी अगर किसी मजदूरों को मजदूरी का भुगतान किया जाता है तो उस समय कटौती किन किन चीजों की जा सकती है या कब उनके पैसों की कटौती की जा सकती है, हमने ये वाला सेक्शन कल से देखना स्टार्ट किया था। तो आज इसी के अंतर्गत धारा नंबर 12 में है एडवांस में लिए गए पैसों की कटौती। अब आपको पता है कई बार जब मजदूर कारखानों में या उद्योगों में काम करते हैं तो वो अपने जब उनको पैसों की जरूरत रहती है तो वो अपनी पेमेंट एडवांस में उठा लेते हैं और वो अपना काम करने लगते हैं। ठीक है, यानी अपने पेमेंट का कुछ हिस्सा या तो एडवांस में ले लेते हैं या तो पूरा पेमेंट एडवांस में ले लेते हैं जब उनको पैसों की जरूरत होती है। तो यहां पर वही बोला गया है कि अगर कोई मजदूर अपने पैसों को या अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा एडवांस में ले लिया है तो अब उसको जब महीना कंप्लीट होगा तो जो सैलरी दी जाएगी तो जो एडवांस में उसने पैसा लिया था उसको काट के दी जाएगी। तो वही चीज आप समझ सकते हैं, अगर कोई मजदूर अपनी सैलरी जो है एडवांस में लिया होगा कुछ हिस्सा, मान लेते हैं उसकी सैलरी 1000 रुपए, वो 500 रुपए एडवांस लेकर दिया था तो महीना पूरा होने पर उसको 500 रुपए ही दिया जाएगा। जो 500 एडवांस में ले लिया था उसको काट लिया जाएगा। तो वही धारा नंबर 12 बोल रही है कि एडवांस में लिए गए पैसों की कटौती, यानी अगर कोई मजदूर कोई भी पैसा एडवांस में लेके जाता है अपनी सैलरी का तो उसकी सैलरी के पेमेंट के समय एडवांस में ली गई राशि को काट लिया जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं और याद रखिएगा कि जो एडवांस में लिए गए पैसे होते हैं उसके लिए नियम बनाती है राज्य सरकार। तो उस राज्य सरकार के बनाए गए नियम के तहत ही किसी मजदूर को उसकी सैलरी को एडवांस में दिया जाता है या उसके पैसों में कटौती करके दिया जाता है। इसके लिए नियम कौन बनाती है? राज्य सरकार नियम बनाती है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं धारा नंबर 12 क। 12 क क्या है? दिए गए ऋण की वसूली के लिए कटौती। क्या है धारा नंबर 12 क? धारा नंबर 12 क है दिए गए ऋण की वसूली के लिए कटौती। अब देखिए पहले की जो इसके पहले की धारा थी धारा नंबर 12, उसमें क्या था? मजदूर जो पैसा था वो एडवांस में लेकर जा रहा था। लेकिन यहां पर यह धारा बता रही है कि कई मजदूर क्या होते हैं अपने कारखानों के मालिकों से क्या कर लेते हैं या उद्योगों के मालिकों से पैसे ऋण में लेकर जाते हैं। तो ऋण में लेकर जाएंगे तो उसका ब्याज का भुगतान उनको करना पड़ेगा, जितने भी ब्याज दर में वो ऋण लिए होंगे। तो ऐसा कोई अगर मजदूर ऋण में अपने कारखानों के मालिकों से कोई पैसा लेकर गया है तो उसकी पेमेंट के समय जो ब्याज की राशि होती है वो काट ली जाएगी। यानी पेमेंट उसको देते समय उसके ऋण के ऊपर जो ब्याज वसूल करने का नियम होगा उसके अनुरूप वो ब्याज की राशि उसके पेमेंट से काट कर उसको भुगतान किया जाएगा। पहले मैं एडवांस ले रहा था, यहां पर ऋण ले रहा है तो ऋण में ब्याज के साथ उस ऋण को लौटाना पड़ता है। तो उसकी जब सैलरी पेमेंट की जाएगी तो उसकी ऋण की राशि को काट के उसको सैलरी पेमेंट किया जाएगा। इसके लिए भी राज्य सरकार नियम बनाती है और राज्य सरकार के तय नियमों के अनुरूप ही किसी मजदूर को मालिकों के द्वारा ऋण दिया जाता है। क्लियर? तो ये हो गया धारा नंबर 12 का, बिल्कुल सरल धारा, आप आसानी से समझ सकते हैं। अगला देखते हैं धारा नंबर 13, सहकारी सोसाइटी को और बीमा स्कीमों में संदाय के लिए कटौती। अब देखिए क्या होता है, कई मजदूर जो वो मिलों में काम कर रहे हैं, कारखानों में या उद्योगों में काम कर रहे हैं, कई कारखाने या उद्योग ऐसे होते हैं जो सहकारी सोसाइटी का भाग होते हैं। क्योंकि क्या होता है, एक सहकारी संस्था बनती है और वो कारखाना सहकारी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत अगर पंजीकृत है तो सहकारी जब सोसाइटी बनती है यानी एक काम को करने के लिए बहुत सारे लोग मिलकर इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा मिलकर उस काम को करते हैं। तो वैसे ही अगर ये कारखाना जहां पर वो मजदूर काम कर रहा है तो सहकारी सोसाइटी के तहत अगर वो पंजीकृत कारखाना है तो जितने भी मेंबर उस कारखाने में काम कर रहे होंगे, श्रमिक हो कर्मचारी हो, उन क्योंकि वो भी उस सहकारी सोसाइटी के क्या बनेंगे? सदस्य बनेंगे। तो जो सदस्य बनने के लिए, सहकारी सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए एक निश्चित राशि सहकारी सोसाइटी को पटाना पड़ता है, यानी एक निश्चित फीस भरनी पड़ती सहकारी सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए। तो वो फीस जो है उसकी पेमेंट से काट दिया जाएगा।
यानी सीधी सी बात है, जब उसको पेमेंट का भुगतान कर किया जाएगा तो जो सहकारी सोसाइटी का सदस्य बने रहने के लिए जो फीस देनी पड़ती है, उस फीस को इसकी पेमेंट से काट कर उसको पेमेंट का भुगतान किया जाएगा। सेम चीज अगर उस कारखाने में उस मजदूर का बीमा करवाया गया है, जीवन बीमा करवाया गया, जैसे कि आप देखेंगे कारखाने में मजदूरों का जीवन बीमा श्रमिकों का करवाया जाना चाहिए। अगर उस मजदूर का जीवन बीमा करवाया गया, कोई भी बीमा स्कीम में वो शामिल किया गया है, तो बीमा करवाने के लिए भी तो उस मजदूर की सैलरी से पैसा काटा जाएगा, उसी के सैलरी से ही तो बीमा का राशि भी दिया जाएगा। तो वही बोल रहा है, अगर किसी मजदूर क्या वहां पर कारखाने में बीमा करवाया गया था, तो जो बीमा की राशि प्रति वर्ष या महीने के हिसाब से जिस भी तरीके से पे की जाती है, उसकी सैलरी से काट कर उसको पे किया जाएगा। यानी यहां पर इन इन परिस्थितियों में उनकी सैलरी में कटौती की जा सकती है, ये मैं आपको बता रहा हूं। कल की क्लास में भी मैंने आपको बताया था, अगर उसको मकान की सुविधा दे रहे हैं तो उसके पैसे कटौती कर देंगे वेतन से, ये सब चीजें मैंने बताया था ना। वैसे ही यहां पर भी है, दिए गए ऋण की वसूली के लिए कटौती, अगर उसको एडवांस में पैसा दिए तो पेमेंट से काट कर उसकी कटौती कर देंगे। सहकारी सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए उसमें कटौती कर देंगे। बीमा स्कीमों का जो पैसा उसका उसका बीमा करवाया गया होगा, तो एक निश्चित राशि बीमा के लिए प्रति महीने या प्रति वर्ष जो भरनी रहेगी, जो भी तय हुआ होगा, उतनी राशि उसके अकाउंट से जो भी अमाउंट है उसका राशि बनता होगा वेतन का, उसमें से काट कर उसको बचा हुआ राशि भुगतान किया जाएगा वेतन के रूप में। तो ये है आपका टोटल कटौती वाला पार्ट। अब यहां पर याद रखिएगा, कोई भी चीजों के लिए यहां पर जो नियम हम पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा सभी के लिए नियम कौन बनाता है भाई? राज्य सरकार बनाती है। याद रखिएगा, जितने भी हमने चाहे एडवांस वाला पढ़ा, चाहे ऋण वाला पड़ा कटौती, चाहे बीमा या सहकारी सोसाइटी वाला भी पड़ा, इन सब के लिए नियम किसका चलता है? राज्य सरकार का। याद रखिएगा, राज्य सरकार के द्वारा तय नियमों के अनुरूप ही उनके वेतन से कटौती की जा सकती है। ये सब चीजें यहां पर मैंने लिखकर आपको दी है। चलिए अगला धारा पढ़ते हैं, धारा नंबर 13 क। धारा नंबर 13 का क्या है? रजिस्टरों और अभिलेखों का रखा जाना। अब भाई कोई मजदूर या कोई कारखाने में कितने मजदूर काम कर रहे हैं, किस मजदूर को कब वेतन दिया गया, किस मजदूर के वेतन में कब कटौती की गई, किस मजदूर के ऊपर जुर्माना लगाया गया, वो मजदूर कब काम में आया, कब काम में नहीं आया, सबका रजिस्टर मेंटेन होता है। तो रजिस्टर मेंटेन कौन करेगा भाई? जो कारखाने का मालिक होगा वो करेगा, या वो किसी को नियुक्त करेगा प्रबंधक के रूप में, वो इसके रजिस्टर को मेंटेन करेगा। यानी कौन से मजदूर को कब भुगतान किया गया, कितनी राशि का भुगतान हुआ, कौन सा मजदूर कब आया, कब उसने छुट्टी ली, सब चीज को एक रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है। क्योंकि भविष्य में कभी उनकी मजदूरी से रिलेटेड विवाद होता है, तो हम पिछले उसके सालों के ही तो काम को देखेंगे ना, कि वो कितने दिन आया, कितने दिन नहीं आया, वो तो जांच होगी। इसी के लिए यहां पर मजदूरी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत एक पॉइंट जोड़ा गया है, धारा नंबर 13 क, और इसमें बोला गया है कि भाई रजिस्टर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी नियोजक की होगी। यानी नियोजक किसको बोल रहे भाई? जो नियोजन का कार्य कर रहा है, जो रोजगार देने का काम कर रहा है, यानी कारखाने का मालिक, उद्योग का मालिक। तो यहां पर वही बोला है भाई, रजिस्टर मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी होगी भाई? नियोजक की होगी, जो कारखाने का मालिक होगा, जिन्होंने इनको रोजगार में लगाया होगा। क्लियर है? तो यहां पर रजिस्टर मेंटेन करने की जिम्मेदारी उनकी होंगी। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रजिस्टर को जो मेंटेन किया जाएगा, रजिस्टर में पिछले 3 साल का रिकॉर्ड होना जरूरी है। यानी कि जब भी यहां पर जो रजिस्टर मेंटेन होगा, पिछले 3 साल का रिकॉर्ड इसमें रखना जरूरी है। हर मजदूर का पिछले 3 साल का रिकॉर्ड होना चाहिए। तो याद रखिएगा, कभी आपसे पूछा जाए कि मजदूरी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टरों या अभिलेखों को रखा जाता है, तो उसमें पिछले कितने वर्ष का रिकॉर्ड होना जरूरी है? 3 वर्ष का। यानी कोई भी यहां पर आपका रजिस्टर मेंटेन होगा, तो हर मजदूर के पिछले 3 साल का रिकॉर्ड मेंटेन होना वहां पर जरूरी है। अगर वो मजदूर काम में नया नया लगा है, तो वो जब तक काम कर लिया तब तक का रिकॉर्ड होगा। लेकिन वो मजदूर पुराना है, 10 साल से काम कर रहा है, तब भी उसका आज की डेट से पिछले 3 साल का रिकॉर्ड उनके पास हमेशा रहना जरूरी है इस नियम के तहत। अगर ऐसा नहीं होता तो भाई उस कारखाने के ऊपर, उस उद्योग के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, याद रखिएगा कितने साल का रिकॉर्ड रखना जरूरी है भाई? हर मजदूर के रिकॉर्ड पिछले 3 साल का।
ठीक, अगर वो मजदूर को काम करते हुए 1 ही साल हुआ है तो 1 साल का रिकॉर्ड रखेंगे, लेकिन मैक्सिमम कितना, 3 साल का आपका रिकॉर्ड होना, मिनिमम कितना, 3 साल का रिकॉर्ड उनका होना जरूरी है। अगर वो मजदूर को काम करते हुए 10 साल भी हो गया तो पिछले 3 साल का रिकॉर्ड तो उनके पास रहना ही चाहिए। भली वो 10 साल का रख ले, लेकिन पिछले 3 साल का तो रहना ही चाहिए। तो 3 साल का रिकॉर्ड होना हर मजदूर का जरूरी है। नया मजदूर है तो जितने दिन काम कर लिया होगा उतने दिन का रिकॉर्ड रखना उसका जरूरी है, लेकिन जो पुराना मजदूर है उसका 3 साल का रिकॉर्ड करना जरूरी है, यानी पिछले 3 साल का रिकॉर्ड उनके जमीन मालिकों के पास या जो उनको नियोजक है, जो उनको रोजगार दिए, उनके पास होना जरूरी है। यही आपको धारा नंबर 13 का बता रही है। तो याद रखिएगा वही चीज जो मैंने आपको बताया, कितने साल का रिकॉर्ड होना जरूरी है, तो 3 वर्ष का रिकॉर्ड होना जरूरी है। यही चीज मैंने आपसे डिस्कस की। चलिए अब हम देखते हैं धारा नंबर 14। धारा नंबर 14 है निरीक्षक। निरीक्षक यानी इंग्लिश में इसको इंस्पेक्टर बोलते हैं। तो इंस्पेक्टर का काम क्या होगा? इंस्पेक्टर का सीधा काम है भाई कारखाने उद्योगों को जाकर वो इंस्पेक्ट करेगा, निरीक्षण करेगा वहां पे। तो निरीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? निरीक्षक की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। कौन करेगा भाई निरीक्षक की नियुक्ति? राज्य सरकार। अब राज्य सरकार क्या करती है भाई, अपने एक मान लेते हैं ये एक क्षेत्र है, एक छोटा सा मान लेते हैं, हर आपको देखे होंगे हर जिले में कई सारे आपने देखा होगा ट्रांसपोर्ट नगर होते हैं जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया होता है, पूरा इंडस्ट्री ही लगी होती है। तो यहां पर क्या होता है भाई, जो राज्य सरकार रहती है उन कारखानों की जांच के लिए क्या करती है? इंस्पेक्टर की नियुक्ति करती है, निरीक्षक की नियुक्ति करती है। अब वो निरीक्षक का काम क्या होगा भाई? समय समय पर वो क्या करे, जाकर कारखानों की जांच करे और वहां पे जो देखे कि भाई उनके रजिस्टर जो मेंटेन है वो ठीक से मेंटेन है कि नहीं। यहां पर वो अभिलेखों की जांच कर सकते हैं, कारखानों की तलाशी ले सकते हैं उनको शक पड़ने पर। अगर उनको किसी से गवाही चाहिए तो वो गवाही के लिए किसी को बुला सकते हैं। यानी एक प्रकार का जो निरीक्षक होता है उसके पास तलाशी लेने की पावर, जांच करने की पावर, सभी तरीके की पावर उसके पास होती है। तो निरीक्षक की नियुक्ति कौन करती है भाई? राज्य सरकार करती है। और राज्य सरकार जो जिसको भी निरीक्षक नियुक्त करती, निरीक्षक समय समय पर जाकर क्या करता है? कारखानों की अपने एरिया में जांच करता है। तो हर एरिया का निरीक्षक अलग नियुक्त किया जाता है, उनका एक स्पेसिफिक एरिया बनाया जाता है कि इतने एरिया में आने वाले कारखाने की जांच आपको करना है। तो वही निरीक्षक समय समय पर जाकर आकस्मिक रूप से क्या करेगा? उन कारखानों की जांच करेगा, उनके रजिस्टरों की जांच करेगा, कुछ उसको शिकायत आ रही होगी तो उन शिकायतों की जांच करेगा, किसी को भी गवाही के लिए बुला सकता है, किसी को भी गवाही देने के लिए बोल सकता है, सबूत दिखाने के लिए, अभिलेख दिखाने के लिए, सबको कुछ भी चाहे इंस्पेक्टर वहां पे जाकर जांच के लिए अपनी जो भी पावर है वो यूज कर सकता है। तो यही बोल रहा है भाई राज्य सरकार क्या करेगी भाई, इस अधिनियम के अंतर्गत निरीक्षकों की नियुक्ति करेगी। कौन से धारा के तहत निरीक्षक की नियुक्ति होती है? धारा नंबर 14-14 के तहत। अब देखें निरीक्षक के अधिकार, जांच, तलाशी, अभिलेख देखने, ये सब उसके पास पावर है। अब निरीक्षक जो होता है वो इस अधिनियम के अंतर्गत एक लोक सेवक माना गया है। याद रखिएगा निरीक्षक इस अधिनियम के अंतर्गत एक पब्लिक सर्वेंट माना गया है। आईपीसी की धारा के तहत, भारतीय जो आपकी दंड संहिता होती है, ठीक है, तो आईपीसी इंडियन पीनल कोड के तहत निरीक्षक जो है वो आपका एक प्रकार का लोक सेवक है। तो आपसे पूछा जा सकता है निरीक्षक क्या है? तो पब्लिक सर्वेंट है, यानी लोक सेवक है, जो समय समय पर जाकर निरीक्षण का काम करेगा कारखानों में, और अगर कुछ शिकायतें आएंगी तो उन शिकायतों की जांच करने के लिए निरीक्षक ही जाते हैं। तो ये है आपका धारा नंबर 14। तो आपसे पूछा जाए कि कौन सी धारा के तहत, मजदूरी भुगतान अधिनियम की कौन सी धारा के तहत निरीक्षकों की नियुक्ति होती है? तो धारा नंबर 14 के तहत निरीक्षकों की नियुक्ति होती है। चलिए अगली धारा हम देखते हैं, धारा नंबर 15। अब धारा नंबर 15 क्या है? धारा नंबर 15 है यहां पर, धारा नंबर 15 है मजदूरी में से की गई कटौतियों से या मजदूरी के संदाय में हुए विलंब से उद्भूत दावे तथा विद्वेषपूर्ण या तंग करने वाले दावों के लिए शास्ति। अब देखिए क्या होता है, कई बार जो हमारे, आप ये बोल सकते हो, कई बार हमारे जो कारखानों के मालिक रहते हैं वो मजदूरों के जबरन उनके वेतन की कटौती कर देते हैं, या वो उनका जो वेतन जितना पर्याप्त देना चाहिए था वो नहीं देते, या उनके ऊपर जबरन जुर्माना लगा देते हैं। तो ये सब चीज अगर होती है तो मजदूर क्या कर सकता है? वही सब यहां पर बताया गया है कि अगर कभी जबरदस्ती मजदूर के वेतन की कटौती कर दी जाती है या मजदूर के ऊपर जुर्माना लगा दिया जाता है, यानी गलत भाव से
कि जबरन उसके वेतन की कटौती कर रहे हैं या जबरन उनके ऊपर जुर्माना लगा दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जांच कौन करेगा, या ऐसी स्थिति में मजदूर कहां पे अपना वेतन पाने के लिए जो उसका काटा गया है कहां अपील कर सकता है? तो इसके लिए कौन होता है भाई? इसके लिए यहां पर बताया गया है मजदूरों में की गई, मजदूरों के वेतन में की गई कटौती या उनके जो वेतन है उसमें दिए जाने में हुई देरी के लिए मांग व विवाद की सुनवाई के लिए एक अधिकारी होगा। यानी अगर कभी जो कारखाने के मालिक रहते हैं, अगर कभी कारखाने के जो मालिक रहते हैं मजदूरों का वेतन टाइम में नहीं देते या वेतन की कटौती कर देते हैं या उनके ऊपर जबरन जुर्माना लगा देते हैं, तो ऐसी स्थिति में मजदूर कहां जाएगा? तो ऐसी स्थिति में मजदूर अपनी अपील करने के लिए कहां जा सकता है? एक अधिकारी के पास जा सकता है। तो इस नियम के अंतर्गत बोला गया है राज्य सरकार क्या करेगी? एक जिले के अंतर्गत राज्य सरकार एक जिले के अंतर्गत इन इन जो ये प्रॉब्लम है, इन शिकायतों की जांच के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति करेगी, ताकि अगर कभी मजदूर को वेतन कम मिलता है या उसके ऊपर जुर्माना लगता है तो वो इसकी अपील जाकर इनके पास कर सकता है। तो ये ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसको अधिकारी यहां पर बनाया जाएगा? ये अधिकारी एक राजपत्रित अधिकारी होगा, याद रखिएगा, क्योंकि इसका नाम राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित करवाती है। तो ये व्यक्ति या तो किसी श्रम न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। ये जो व्यक्ति जिसकी नियुक्ति अधिकारी के रूप में की जाएगी मजदूरों की मांग सुनने के लिए, वो या तो किसी श्रम न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, या तो किसी औद्योगिक अधिकरण का अधिकारी होना चाहिए। कई सारे औद्योगिक अधिकरण काम करते हैं, या तो ये उनका अधिकारी होना चाहिए, या तो ये कर्मकार प्रतिकर का आयुक्त होना चाहिए। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम होता है, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अंतर्गत कर्मकार प्रतिकर आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। तो प्रतिकर का मतलब यहां पर क्या होता है भाई? मुआवजा दिलवाना। ठीक है, कर्मचारियों को मुआवजा दिलवाने के लिए एक आयुक्त की नियुक्ति होती है। ये आपके ये भी जिले स्तर में बैठते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो कर्म का प्रतिकर आयुक्त है उनको भी इन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है राज्य सरकार के द्वारा। सेम अगर कोई व्यक्ति जिला न्यायालय का न्यायाधीश है, जिला न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का न्यायाधीश है या न्यायाधीश रह चुका है, ऐसे व्यक्ति को भी क्या कर दिया जाता है? ऐसे अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर आप ये बोल सकते हो कि अगर कोई व्यक्ति श्रम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है, या वो व्यक्ति औद्योगिक अधिकरण का अधिकारी है या रह चुका है, या वो व्यक्ति कर्मकार प्रतिकर आयुक्त है या रह चुका है, या वो व्यक्ति जिला न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है, ऐसे ही किसी व्यक्ति को यहां पर अधिकारी के रूप में राज्य सरकार नियुक्त करेगी। जो मजदूरों के वेतन की अगर कटौती की गई है, उनको वेतन ठीक से नहीं दिया गया, तो उन सब मुद्दों के लिए वो यहां पर जाकर शिकायत अधिकारी के पास कर सकते हैं। इनके लिए इन अधिकारियों की नियुक्ति होती है। अब देखें यहां पर इनकी नियुक्ति यानी ये अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगी भाई? राज्य सरकार करेगी। अब यहां पर क्या क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर क्या है भाई? अगर किसी मजदूर का वेतन काट दिया गया या उसके ऊपर जुर्माना लगा दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में अपील उस अधिकारी के पास कौन करने जा सकता है? पहला, मजदूर खुद जा सकता है। जिस मजदूर का वेतन काटा गया वो खुद कारखाने के मालिक के खिलाफ अपील करने कहां चला जाएगा? उस अधिकारी के पास चला जाएगा। या उसकी ओर से कोई वकील जा सकता है। अगर मजदूर अपना कोई वकील रखना चाहता है तो उसकी ओर से अगर कोई भी वकील है वो जाकर अधिकारी के पास कंप्लेन कर सकता है। इसके अलावा कोई पंजीकृत व्यवसाय संघ जैसे ट्रेड यूनियन, मजदूरों का भी तो यूनियन बना रहता है, मजदूर के यूनियन से भी कोई व्यक्ति जाकर वहां पर अपील कर सकता है, शिकायत कर सकता है अधिकारी के पास। इसके अलावा निरीक्षक, अब भाई वो जो निरीक्षक था, इंस्पेक्टर, वो कारखाने की जांच करने के लिए गया। अब कारखाने की जांच करने के लिए गया तो वहां पर उस मजदूर ने उस निरीक्षक को बताया भाई ये मेरा वेतन नहीं दे रहा है या मेरे वेतन को काट लिया। तो निरीक्षक जांच में पाए भाई ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है, तो निरीक्षक जाकर क्या करेगा? अधिकारी के पास कंप्लेन कर देगा भाई वहां पर घपला चल रहा है। तो निरीक्षक भी जाकर क्या कर सकता है? अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करवा सकता है। इसके अलावा अधिकारी से अनुमति लेने के बाद कोई अन्य व्यक्ति, अब मान लेते हैं मजदूर का कोई परिवार है का व्यक्ति है, अब मजदूर जो था वहां पे काम कर रहा था, उसकी मृत्यु हो गई, कुछ घटना घटित हो गई, उसकी मृत्यु हो गई और वो वहां से पैसा नहीं दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी तो कौन अपील करने जाएगा? तो वो अधिकारी के पास हो सकता है, उसकी बहन चले जाए, भाई चले जाए, कोई भी भाई ये हमारा भाई काम कर रहा था,
ये उसकी वहां पे मृत्यु हो गई तो इन्होंने ये वेतन नहीं दिया, तो अधिकारी बोलेगा ठीक है आप कंप्लेन कर दो, मैं इसकी जांच करूंगा। तो वो भी व्यक्ति अधिकारी से अनुमति लेने के बाद वहां पर कोई अन्य व्यक्ति जो मजदूर से रिलेटेड है वो भी जाकर यहां पर कंप्लेन कर सकता है। क्लियर। अब देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब मजदूर का वेतन काटा गया या उसके ऊपर जुर्माना लगाया गया या उसके वेतन में देरी की गई, कुछ भी घटना अगर घटित हुई है तो उसकी कंप्लेन उस घटना घटित होने के 1 साल के भीतर अधिकारी के पास करना अनिवार्य है। अगर उस मजदूर के वेतन से कटौती की गई है या उसके ऊपर जुर्माना लगाया गया, कोई भी घटना घटित हुई है, अगर उस घटना घटित होने के दिन से 1 साल के भीतर ही उसकी कंप्लेन अधिकारी के पास की जा सकती है। अगर वो घटना 2 साल पुरानी है तो अधिकारी के पास कंप्लेन नहीं की जा सकती भाई। तो अगर घटना घटित होने के उसका वेतन काटा गया, जुर्माना लगाया गया या कुछ भी किया गया, उस घटना के घटित होने में अगर 1 साल का समय नहीं बीता है तो आप अधिकारी के पास कंप्लेन कर सकते हैं। आप अगले दिन जाकर कंप्लेन कर दो, दूसरे दिन, तीसरे दिन, कभी भी कंप्लेन कर दो, लेकिन 1 साल के भीतर ही कंप्लेन होना चाहिए। 1 साल से ज्यादा समय बीत गया उस बात को हुए तो कंप्लेन नहीं हो सकती। तो याद रखिएगा 1 साल के भीतर आपको यहां पर कंप्लेन करना पड़ेगा। तो वही चीज यहां पर लिखा हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये सभी चीज आपको समझ आ गई होगी, लेकिन याद रखिएगा वो अधिकारी को लगता है कि नहीं भाई यहां पर हमको 1 साल तो हो गया लेकिन इस मुद्दे पर जांच करना जरूरी है। भले ही उस घटना को घटित हुए 1 साल से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन वहां पर उचित कोई कारण बता देता है मजदूर या जो भी कंप्लेन करने गया, कोई एक ऐसा कारण बता देता है कि अधिकारी बोले नहीं भाई ये तो जांच करना जरूरी है, तो 1 साल से ज्यादा भी समय हो जाएगा तब भी वो कंप्लेन को ले सकता है, अगर अधिकारी को लगता है कि ये शिकायत जेन्युइन है और इस पर जांच करना मेरे को चाहिए। तो 1 साल बाद भी ले सकता है, लेकिन अगर आपसे पेपर में पूछा जाए तो 1 साल वाला क्राइटेरिया याद रखिएगा। चलिए अब यहां पर देखते हैं मजदूरी में की गई कटौती या दिए गए या दिए जाने वाली मजदूरी में हुई देरी के लिए मांग व विवाद की सुनवाई की प्रक्रिया और अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश। अब देखिए यहां पर क्या होगा, अब अधिकारी जो है वो जांच करेगा, उसके पास शिकायत आई है तो अधिकारी जांच करेगा। तो जांच में क्या होगा, वो दोनों पक्षों की बात सुनेगा, मजदूर को भी बुलाएगा, मालिक को भी बुलाएगा, दोनों पक्षों की बात सुनेगा सबसे पहले, और दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद वो डिसीजन देगा। तो दोनों पक्षों की बात को पहले सुनेगा तभी तो फेयर डिसीजन होगा। तो नियुक्त किया गया अधिकारी आवेदन करने वाले व्यक्ति और मालिक या मजदूरी देने वाले व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का समय देगा और सुनवाई के बाद निम्नलिखित आदेश दे सकता है। क्या क्या आदेश दे सकता है? पहला, वो मजदूर की जो रकम काटी गई थी, अगर वो मान लेते हैं वो अधिकारी मजदूर के फेवर में डिसीजन दे रहा है, तो वो ये बोलेगा भाई जो मजदूर के वेतन से आपने जितनी रकम काटी थी उसको वापस पेमेंट करो। तो वही बोलेगा कटौती की गई रकम को मजदूर को वापस करने का आदेश देगा। मालिक को बोलेगा ए भाई तू इसका जो वेतन काटा है इसको तू वापस कर, जितना भी राशि काटा था पूरा वापस कर। दूसरा क्या होगा, मालिक को तुरंत मजदूरी देने का आदेश देगा। यानी हो सकता है कि मालिक उसका मजदूरी रोक कर बैठा है, मजदूरी दे ही नहीं रहा है, पहले में तो कटौती किया था, 100 रुपए देना था लेकिन वो 50 रुपए दिया, 50 की कटौती कर दिया। तो न्याय वो अधिकारी बोल रहा है भाई जो 50 रुपए तेरा बचा उसको दे इसको। दूसरा कंडीशन क्या है, वो मजदूरी ही नहीं दिया था उस मजदूर को, तो यहां पर वो अधिकारी क्या बोलेगा, भाई जो तू मजदूरी रोका हुआ है पूरा पेमेंट कर दे इसको। तीसरा, यहां पर अगर अधिकारी चाहता है तो अधिकारी उसके ऊपर, मालिक के ऊपर जुर्माना भी लगा सकता है। जुर्माना क्या, मुआवजा। भाई ये इतने दिन से हमारा चक्कर काट रहा है और तूने जो भाई रकम देना था वो रकम अभी तक दी नहीं थी, तो मुआवजा भी दिलवा सकता है अधिकारी। यानी अपना वेतन के साथ साथ एक्स्ट्रा पैसा भी दे, जो इसको दिक्कत हुई है ये सब के कारण, तो तुम मुआवजा भी दो इसको, तो ये भी दे सकता है अधिकारी डिसीजन। तो मुआवजा अधिकतम कितना हो सकता है भाई, काटी गई रकम का अधिकतम 10 गुना या उसको नहीं दी गई रकम का अधिकतम 10 गुना ही मुआवजा हो सकता है। यानी मुआवजे की राशि, काटी गई रकम यानी जो रकम उसको दी नहीं गई थी उसका मैक्सिमम 10 गुना तक ही मुआवजा का रकम हो सकता है। यानी अगर मान लेते हैं कि उसको 100 रुपए की पेमेंट करना था, मालिक ने मजदूर को 90 रुपए की पेमेंट की लेकिन 10 रुपए का पेमेंट नहीं किया, तो उसको यहां पर अधिकारी बोलेगा वो 10 रुपए भी दे और अधिकतम उसको मुआवजा कितना मिल सकता है, 10 का 10 गुना, यानी कितना हुआ 100 रुपए। तो 100 रुपए मुआवजा भी दे,
या 80 रुपए मुआवजा भी दे, यानी आपके मुआवजे की राशि जो है वो कभी भी 10 गुने से ज्यादा नहीं होगी, यानी 100 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती, उससे कम भी हो सकती है। और मुआवजा दिलवाना जरूरी नहीं है, ये अधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मुआवजा दिलवा भी रहा है कि नहीं। या हो सकता है केवल काटी गई रकम या जो मजदूरी नहीं दी गई थी उतना ही बोल दे देने, मुआवजा ना दिलवाए। लेकिन अगर लगता है मुआवजा दिलवाना है तो वो काटी गई रकम या उसकी जो बची हुई रकम उसके 10 गुने से ज्यादा नहीं हो सकती। अब देखिए यहां पर क्या होता है, कई बार कई मजदूर ऐसे भी रहते हैं जो कारखानों के मालिक है या प्रबंधक है उनको परेशान करने के लिए ये केस किए रहते हैं। तो अगर कभी जांच में अधिकारी ये पाता है कि ये मजदूर तो हमको ही बेवकूफ बना दिया भाई, ये जो है ये रकम जो पाने के लिए ये उनको परेशान करने के लिए कंप्लेन किया था, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा भाई, ऐसी स्थिति में 50 रुपए तक का जुर्माना उस मजदूर के ऊपर भी लगाया जा सकता है। यानी अगर अधिकारी जांच में पाता है कि भाई वो व्यक्ति जो है मजदूर ये जानबूझकर मालिकों को परेशान करने के लिए हमारे पास शिकायत किया था, तो इसीलिए वो उस मजदूर के ऊपर क्या कर सकते हैं, 50 रुपए तक का जुर्माना भी लगा सकते हैं। यानी अधिकारी वापस क्या कर सकता है भाई, मजदूर के ऊपर 50 रुपए तक का जुर्माना वो लगा सकता है। अब यहां पर याद रखिएगा, अधिकारी जो भी आदेश देगा ऐसा माना जाएगा कि वो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट का आदेश है। यानी जो भी आदेश निकाला जाएगा वो वैसा माना जाएगा कि ये प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया गया आदेश है। यानी आपका इस आदेश को मानना जरूरी है, या आप इस आदेश के विरुद्ध जिला न्यायालय में जाकर अपील कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आदेश एक मजिस्ट्रेट का आदेश है, यानी इस आदेश को अगर आप नहीं मानोगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आपकी संपत्ति भी कुर्क हो सकती, जब्त हो सकती है। तो कुल मिलाकर यहां पर याद रखिएगा कि जो अधिकारी के द्वारा जो दिया गया आदेश है वो एक मजिस्ट्रेट के आदेश के बराबर की पावर रखेगा। क्लियर। अब यहां पर देखते हैं भाई धारा नंबर 16। अब यहां पर धारा नंबर 16 क्या है, मैं वो आपको एक समझा दे रहा हूं। देखिए मान लेते हैं एक कारखाने में 8 लोग, ऐसे मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से एक कारखाने में 8 लोग काम कर रहे थे, ये एक मेरा एग्जाम्पल है, ठीक। एक कारखाने में 8 लोग काम कर रहे थे। हो सकता है कि जो मिल मालिक है वो केवल एक मजदूर का वेतन काटा हो, तो एक मजदूर जाकर कंप्लेन कर रहा है। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि जो मालिक है वो पूरे मजदूर का वेतन काट दिया हो, हर मजदूर का वेतन काटा हो। पहली कंडीशन क्या थी जो मैंने आपको बताया कि वो एक मजदूर का वेतन काट दिया है, तो वो मजदूर जाकर अधिकारी के पास अपील कर रहा है। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि वो जो मालिक है कारखाने का वो सभी मजदूरों का ही वेतन काट दिया हो। तो ऐसी स्थिति में क्या हर मजदूर अलग अलग जाकर अधिकारी के पास कंप्लेन करेगा? नहीं, एक ही आवेदन में सभी मजदूर क्या कर देंगे, अधिकारी के पास कंप्लेन कर देंगे। यानी यहां पर हर मजदूर के साथ अगर वैसी घटना एक साथ घटित हो गई है तो हर मजदूर को अलग अलग कंप्लेन करना जरूरी नहीं, बल्कि एक आवेदन लगाकर सभी मजदूर अपने हस्ताक्षर कर देंगे और एक आवेदन के साथ शिकायत कर देंगे अधिकारी के पास। समझ गए? यही है धारा नंबर 16। यानी धारा नंबर 16 में यह बोल रहा है कि अगर एक ही टाइप की परेशानी सभी मजदूर से हुई है वहां पर कारखाने में काम करने वाले, या एक से ज्यादा मजदूरों के साथ यह परेशानी हुई है, तो वो सभी की कंप्लेन एक साथ वहां पर एक ही आवेदन में अधिकारी के पास की जा सकती है। यह है धारा नंबर 16। अब हम यहां पर देख लेते हैं भाई जो है अगला नंबर धारा नंबर 17। धारा नंबर 17 क्या बोलता है भाई? धारा नंबर 17 बोलता है अपील। धारा नंबर 17 क्या बोल रहा है? धारा नंबर 17 बोल रहा है अपील। अब देखिए वो अधिकारी अपना आदेश दिया, अगर वो अधिकारी मालिक के विरुद्ध आदेश दिया तो मालिक हो सकता है कि उसके डिसीजन से खफा हो जाए। हो सकता है कि जो अधिकारी डिसीजन दे रहा है वो मजदूर के विपक्ष में गया हो डिसीजन। हो सकता है मजदूर के ऊपर जुर्माना लगा दे, तू जबरदस्ती परेशान करने के लिए भाई ये ऐसा काम किया है, तो मजदूर के खिलाफ डिसीजन गया, तो मजदूर उसके डिसीजन से खफा है तो वो कहां अपील कर सकता है? या मालिक उस अधिकारी के डिसीजन से खफा है तो वो कहां अपील कर सकता है? वही आपको धारा नंबर 17 बोल रही है कि मजदूर या मालिक अगर वो किसी भी कंडीशन में अधिकारी के डिसीजन से खफा है
तो वो अपील कहां कर सकते हैं? जिला न्यायालय के समक्ष अपील कर सकते हैं। कहां अपील कर सकते हैं भाई? जिला न्यायालय के समक्ष अपील कर सकते हैं। यानी आपसे पेपर में पूछा जाए कि अधिकारी के डिसीजन के विरुद्ध अपील कहां की जा सकती है, तो अधिकारी के डिसीजन के विरुद्ध अपील जिला न्यायालय में की जा सकती है। तो अब देखिए कि भाई अपील कब की जा सकती है, अब उसकी भी कंडीशन है। कब कब अपील की जा सकती है? पहला, अगर मजदूरी और मुआवजे की रकम 300 रुपए से ज्यादा है, यानी जो अधिकारी ने डिसीजन दिया, अधिकारी ने जो डिसीजन दिया उसमें वो बोला कि भैया कि आप इनकी मजदूरी 500 रुपए बची थी, अब 500 रुपए दे दो, या मुआवजे की राशि 500 रुपए से ज्यादा की आ गई, क्योंकि वो दोनों राशि 300 रुपए से ज्यादा, यानी अधिकारी ने मालिक के ऊपर डिसीजन दिया कि आपको इनको 300 रुपए से ज्यादा का पेमेंट करना है। अगर वो डिसीजन में जो पैसे की रकम बताई गई है, मुआवजे की रकम बताई गई है, या जो पैसा मालिक को मजदूर को देना है, अगर वो राशि 300 रुपए से ऊपर की है, तभी यहां पर जिला न्यायालय में अपील हो सकती है। अगर अधिकारी ने केवल 200 रुपए देने के लिए डिसीजन दिया है, तो वो अपील नहीं कर सकते, यानी जिला न्यायालय के पास अपील नहीं जा सकती। तो कुल मिलाकर यहां पर क्या है भाई, अगर मालिक के विरुद्ध डिसीजन आया है और मालिक को 300 रुपए से ज्यादा पैसे देने के लिए अधिकारी ने आदेश दिया है, तभी वो कहां पे अपील कर सकता है भाई? तभी वो अपील कर सकता है जिला न्यायालय के पास। अब देखिए, ये तो हो गया एक की कंडीशन में, जब एक मजदूर ने वहां पर केस लगाया तो एक मजदूर के कंडीशन में ये आ गया। लेकिन जैसे कि मैंने ऊपर की धारा में बताया कि सभी मजदूर अगर के साथ एक ही टाइप की घटना हुई है, वो तो एक आवेदन लगाकर वो सीधा उसका मालिक के खिलाफ जांच बैठवा सकते हैं। अब वो जांच बैठी और अधिकारी जो है वो यहां पर उनको मुआवजे की राशि बताया, और वो मुआवजे की राशि सबको देने वाली राशि मिलाकर अगर 1000 रुपए से ज्यादा है, अगर वो सिंगल आदमी है तो 300 रुपए से ज्यादा है, तो वो अपील कर सकते हैं जिला न्यायालय में। लेकिन अगर वो सामूहिक रूप से अपील की गई थी, किसके पास? अधिकारी के पास शिकायत की गई थी, और अधिकारी ने जो पैसा लगाया, उसके ऊपर जो पैसा जुर्माना लगाया या मुआवजे की राशि देने के लिए बोला, वो 1000 रुपए से ज्यादा है। कब? ये सामूहिक के लिए। याद रखिएगा, सामूहिक रूप से अगर शिकायत की गई है तो उसमें दी जाने वाली राशि अगर कुल मिलाकर 1000 रुपए से यहां पर ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में वो जिला न्यायालय में अपील कर सकता है मालिक जाकर। अब तीसरी कंडीशन देखिए, अगर किसी एक मजदूर द्वारा मांगी गई मजदूरी की राशि 20 रुपए से अधिक है, यानी अगर उसको मजदूर, अब ये दो कंडीशन में तो मालिक के विरुद्ध डिसीजन आया है, लेकिन ये तीसरी कंडीशन जो है, ये इसमें किसके विरुद्ध डिसीजन आया हुआ है? मजदूर के विरुद्ध डिसीजन दिया अधिकारी ने। तो अगर मजदूर ने जो मजदूरी मांगी थी उसकी 20 रुपए से ज्यादा की मजदूरी वो मालिक नहीं दे रहा है, यहां पर वही लिखा है, अगर किसी एक मजदूर द्वारा मांगी गई मजदूरी की राशि 20 रुपए से अधिक है, और जो आपके अधिकारी है वो मजदूर के विरुद्ध डिसीजन दिया है, तो मजदूर की अगर वो मांगी गई मजदूरी की राशि 20 रुपए से ज्यादा है, मांग जो मजदूर ने किया कि इसने मेरा 60 रुपए नहीं दिया, क्योंकि वो 20 रुपए से ज्यादा है और डिसीजन मजदूर के विरुद्ध आया है, तो ये क्या कर सकता है मजदूर? जिला न्यायालय में अपील कर सकता है। तो याद रखिएगा, अगर एक मजदूर की अपील है और उसकी शिकायत की थी, और जो अधिकारी है वो मजदूर के विरुद्ध डिसीजन दिया है, और मजदूर जो मांग कर रहा था उसकी राशि 20 रुपए से ज्यादा की थी, तो यहां पर ऐसी स्थिति में जिला न्यायालय पर वो अपील कर सकता है। अगर वो सामूहिक रूप से दिए थे, ये तो एक मजदूर की बात हो गई, अगर सामूहिक रूप से जो मजदूरी की राशि सभी सामूहिक रूप से किसके पास शिकायत किए थे? अधिकारी के पास, और अधिकारी ने जो राशि टोटल हर की कुछ ना कुछ मजदूरी कटी होगी, अगर वो राशि कुल मिलाकर 50 रुपए से अधिक है, सब मिलाकर, अगर वो जो मांग कर रहे थे, मान लेते हैं वो 10 लोग थे मजदूर, वो मिलकर कहां गए अपील करने के लिए? अधिकारी के पास, और इनका मजदूरी जितना पैसा जो इन्होंने शिकायत की, कितना पैसा इनका बचा हुआ है जो आपके मालिक ने दिन नहीं दिया, मान लेते हैं ये 80 रुपए है जो मालिक ने नहीं दिया। अब इन्होंने अपील की और अधिकारी जांच में पाता है कि नहीं भाई ये तो गड़बड़ है, जानबूझकर इन लोग अपील कर रहे हैं, इनके केस को खारिज कर दिया, क्योंकि इनकी मांग 80 रुपए है, यानी ये 50 रुपए से ज्यादा है। तो ये कहां कर सकते हैं अपील? जिला न्यायालय में कर सकते हैं, यानी अधिकारी के विरुद्ध ही अपील कहां कर सकते हैं? जिला न्यायालय में कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट यही बता रहे। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं धारा नंबर 17 का। धारा नंबर 17 का क्या है भाई? धारा नंबर 17 का है,
नियोजक या अन्य व्यक्ति की जो मजदूरी के संदाय के लिए उत्तरदायी है संपत्ति की सशर्त कुर्की। क्या है इसका मतलब? अगर यहां पर मजदूर को देने के लिए, अगर यहां पर आदेश दिया, न्यायालय ने, जो आपके अधिकारी है उसने आदेश दिया कि आपको ये मजदूरी का भुगतान इनको करना है। अब वो मजदूरी के भुगतान के विरुद्ध अपील कर दिया किसके पास? जिला न्यायालय के पास। अब जिला न्यायालय भी डिसीजन दे रहा है, भाई नहीं, आपको मजदूरों की मजदूरी को लौटाना है, लेकिन ये जो मालिक है वो न्यायालय के डिसीजन को मान नहीं रहा है और जो मजदूरी है वो लौटा नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर मालिक जो है वो तय की गई मजदूरी को नहीं लौटाता, तो ऐसी स्थिति में उसकी जो संपत्ति है उसको क्या कर लिया जाएगा? कुर्क कर लिया जाएगा, यानी जब्त कर लिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर यहां पर जो न्यायालय के डिसीजन में बताया गया कि इतनी राशि आपको लौटानी है, अगर वो नहीं दे रहा है मजदूरों को, उतनी राशि का भुगतान नहीं कर रहा है, तो उसकी संपत्ति को क्या किया जा सकता है? कुर्क किया जा सकता है, जब्त किया जा सकता है। चलिए अब हम अगली धारा देखते हैं, धारा नंबर 18। धारा नंबर 18 के तहत यहां पर क्या है भाई? धारा 15 के अधीन नियुक्त अधिकारी की शक्तियां। यानी जो धारा नंबर 15 में हमने बताया अधिकारी की नियुक्ति होगी, या तो वो श्रम न्यायालय का होना चाहिए, या उसमें जो कर्मक प्रतिकर आयुक्त तो होना चाहिए, ये सब हमने पढ़ा ना, या जिला न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, या उसकी योग्यता या न्यायाधीश के रूप में काम किया हुआ ना होना चाहिए। तो यहां पर वही बता रहे जो नियुक्त अधिकारी की क्या शक्ति है। तो ये बोल रहा है भाई दस्तावेज पेश करना, तलाशी लेना, गवाही लेना। यानी जो अधिकारी उसके पास दस्तावेज मंगाने की शक्ति, तलाशी लेने की शक्ति, किसी काम को जांच करने की शक्ति, किसी गवाह से गवाही लेने की शक्ति, वो सब उस अधिकारी के पास है। तो ऐसी शक्ति अगर किसी अधिकारी के पास होती है तो ऐसा अधिकारी क्या होता है भाई? सिविल न्यायालय का न्यायाधीश की पावर माना जाता है इसको। क्योंकि किसी की तलाशी लेना, जांच करना, गवाही के लिए बुलाना, ये सिविल न्यायालय, जो जिला न्यायालय होता है, जिला न्यायालय में एक सिविल मामलों का न्यायालय होता है, एक फौजदारी मामलों का न्यायालय होता है। तो जो सिविल मामलों का न्यायाधीश होता है उसके पास ये पावर होती है किसी भी मामले की जांच करने की, गवाही के लिए बुलाने की, या किसी चीज की आप तलाशी लेने की। ये सब जो पावर होती है वो सिविल न्यायालय के न्यायाधीश के पास होती है। क्योंकि ये अधिकारी भी वही काम कर रहा है, किसी को गवाही के लिए बुला सकता है, किसी भी दस्तावेज की जांच कर सकता है। इसलिए यहां पर इस अधिकारी को क्या बोला जा रहा है भाई? सिविल न्यायालय की शक्तियां इसके पास होती है। यही चीज यहां पर बोल रहा है। अब यहां पर जो जो धारा मैं नहीं बता रहा हूं यहां पर, वो आपके काम की नहीं है, उसको पढ़ने की भी कोशिश मत कीजिएगा, टाइम वेस्ट होगा। वो सब चीज आपके काम की नहीं है, पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे धारा नंबर 19 हट गई है, तो धारा नंबर 19 पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आगे भी जो धारा मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा वो धारा पढ़ के भी नहीं जाएंगे, तब भी आपका काम चल जाएगा पेपर की दृष्टि से, क्योंकि वो अधिकारियों के लिए चीजें बताई गई है, आपके लिए जानना वो जरूरी नहीं है। तो धारा नंबर 20 यहां पर क्या है भाई? धारा नंबर 20 है अधिनियम के अधीन के अपराधों के लिए शास्ति। अब देखिए, जैसे कि आपको पता है मजदूर भुगतान नियम बना हुआ है, तो अगर कोई भी मिल मालिक, कारखाने का मालिक या नियोजक, ठेकेदार, कोई भी अगर इस मजदूर भुगतान अधिनियम का उल्लंघन करता है, तो उल्लंघन करने पर क्या उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है, वो धारा नंबर 20 में बताया कि अधिनियम के अधीन के अपराधों के लिए शास्ति। यानी अगर कोई भी मिल मालिक या आपका नियोजक या ठेकेदार, कोई भी है, उद्योगपति कोई भी है, अगर इस नियम का उल्लंघन करता है, मजदूरी भुगतान अधिनियम का उल्लंघन करता है, तो उसके ऊपर क्या जुर्माना लग सकता है, वो धारा नंबर 20 में बताया गया है। तो यहां पर वही बोल रहा है, अगर कोई व्यक्ति जो मजदूरी देने के लिए जिम्मेदार है, तो जिम्मेदार कौन है? प्रबंधक होते हैं, मैंने शुरू में बताया, मालिक होते हैं, ठेकेदार होते हैं, ये जिम्मेदार है। तो अगर कोई व्यक्ति इस मजदूरी देने के लिए जिम्मेदार है और वह इस अधिनियम के अंदर बनाए गए किसी भी नियम का उल्लंघन करता है, तो उसके ऊपर 200 रुपए से 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कौन लगा सकता है भाई? जो जांच करने के लिए आएगा, निरीक्षक भी लगा सकता है, इंस्पेक्टर भी, अधिकारी भी लगा सकता है कि भाई तूने इस नियम का उल्लंघन किया तो तुम इतना जुर्माना दो। तो अगर कोई भी इस नियम का उल्लंघन करेगा, जो मजदूरी देने के लिए जिसकी नियुक्ति की गई है, वो मजदूरी देने के लिए जिम्मेदार है, अगर वो इसका उल्लंघन करेगा इस नियम का, तो 200 रुपए से लेके 1000 रुपए तक का जुर्माना उसके ऊपर लगाया जा सकता है। ये चीज याद रखिएगा। अब देखिए यहां पर सेकंड पॉइंट है, मजदूरी देने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति यदि इनमें से कुछ काम करता है, तो मजदूरी देने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति यदि
मजदूरी देने का समय निर्धारित नहीं करता, जैसे मैंने बताया कि 1 महीने के भीतर मजदूरी देना पड़ता है। मैंने आपको बताया ना 30 दिन के गैप टोटल होना चाहिए। और उसके बाद 7 दिन और 10 दिन वाला बताया था, 1000 से अगर ज्यादा लोग हैं तो 10 दिन के भीतर मजदूरी का भुगतान हो जाए। अगर 1000 से कम है तो 7 दिन के भीतर, तय तारीख से 7 दिन के भीतर भुगतान हो जाए। तो वही यहां पर बोल रहा है, अगर मजदूरी देने का समय निर्धारित ही नहीं होता वहां पर उस कारखाने में, तो वो उल्लंघन है इस नियम का। सेकंड, निर्धारित समय पर मजदूरी का भुगतान नहीं करता, जो तय समय है उसमें मजदूरी का भुगतान नहीं करता, वो भी इस नियम का उल्लंघन है। तीसरा, जुर्माने से प्राप्त राशि को मजदूरों के हित में नहीं लगाता। मैंने आपको कल भी बताया था, अगर किसी मजदूर के ऊपर जुर्माना लगाया जाता है तो जो जुर्माने से जो भी राशि प्राप्त होगी उस कारखाने को, वो मजदूरों के उत्थान के लिए ही लगाई जाएगी। तो अगर वो किसी मजदूर के ऊपर किसी कारणवश जुर्माना लगाया और वो जुर्माने की राशि मजदूर भर रहा है और वो उस राशि का प्रयोग कारखाने के मजदूरों के कल्याण के लिए नहीं कर रहा है, तो वो भी इस नियम का उल्लंघन है। अगला, इस अधिनियम की मुख्य बातों को संक्षिप्त रूप में प्रादेशिक भाषा में कार्यस्थल पर प्रदर्शित नहीं करता। यानी कोई भी इस अधिनियम की जितनी भी बातें हैं, प्रावधान है, वो हर कारखाने में लगाया जाएगा। उनके मेन स्थल पर, नोटिस बोर्ड में, जहां पे भी वो मजदूर काम करते हैं, उनकी भाषा में, हिंदी, इंग्लिश या उनकी क्षेत्रीय भाषा जो भी वो जानते हैं, उस भाषा में कारखाने में वो नियम लगाया जाएगा, ताकि मजदूरों को अपने अधिकार के बारे में पता हो। अगर ऐसा नहीं करता तो क्या होगा भाई? तो उसे अधिक से अधिक 500 रुपए का जुर्माना हो सकता है। यानी यहां पर मैंने आपको बताया था 200 से 1000 के बीच जुर्माना होता है। तो उसमें यह कंडीशन है कि मजदूरी देने के लिए अगर जिम्मेदार व्यक्ति इन 4 चीज का उल्लंघन करता है तो मैक्सिमम 500 रुपए तक का जुर्माना इस पे लग सकते हैं। यानी 200 से आप 500 बोल सकते हो। अब देखते हैं, मजदूर को गलत जानकारी या जानकारी ना देने पर, अगर मजदूर जो है, जो अपने मालिक से या प्रबंधक से या ठेकेदार से कोई जानकारी मांगता है और वो मालिक, ठेकेदार या नियोजक उनको गलत जानकारी देता है या जानकारी देता ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में 200 से 1000 रुपए तक का जुर्माना उनके ऊपर लगाया जा सकता है। यानी अगर मजदूर जो है कुछ जानकारी मांग रहा है और वो जानकारी देने से मना करते हैं या गलत जानकारी देते हैं, तो उनके ऊपर 200 से लेकर 1000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। आगे, अगर कोई व्यक्ति निरीक्षक को जानबूझकर उसके कर्तव्य का पालन करने से रोकता है तो उसे 200 से 1000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यानी निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर जब कारखाने की जांच करने के लिए जाता है, तो वहां पर कोई व्यक्ति अगर निरीक्षक को जांच करने से मना करता है, उसके काम में व्यवधान उत्पन्न करता है, उसको अपना काम करने से रोकता है, तो उसके ऊपर 200 से 1000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। आगे देखिए, यदि कोई व्यक्ति प्राधिकारी द्वारा तय किए गए हुए दिन तक मजदूर को मजदूरी नहीं देता, तो उसे प्रत्येक उस दिन के लिए, जिस दिन तक मजदूरी नहीं देता, 100 रुपए के हिसाब से अतिरिक्त जुर्माना देना होगा। यानी अगर कोई अधिकारी निर्णय देता है, वही बोल रहा है, यदि कोई व्यक्ति प्राधिकारी द्वारा तय किए हुए दिन तक, जैसे कि मान लेते हैं वो अधिकारी है, उसने निर्णय दिया कि आपको 5 दिन के भीतर इतनी मजदूरी मजदूर को दे देनी है, जितना बकाया राशि मजदूर को भुगतान कर दो। अगर वो व्यक्ति अधिकारी द्वारा दिए गए या जिला न्यायालय द्वारा दिए गए डिसीजन के विरुद्ध 5 दिन के भीतर अगर विंडो दी गई कि 5 दिन के भीतर भुगतान कर दो, अगर वो भुगतान नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में पर डे के हिसाब से, क्योंकि उसका जो अवधि थी जिसमें उसको भुगतान करना था, वो अवधि निकल गई, खत्म हो गई, तो उसके बाद पर दिन के हिसाब से 100 रुपए उसको एक्स्ट्रा भुगतान करना पड़ेगा। यानी पर दिन के हिसाब से उसके ऊपर 100 रुपए का और अतिरिक्त राशि उसको देनी पड़ेगी, जितना दिन वो लेट करेगा। साथ साथ अगर वो राशि नहीं देता तो उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती, मैंने ऊपर आपको बताया। तो जितना लेट करेगा तय समय से, उसको पर डे के हिसाब से 100 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। अब हम सीधा देखेंगे यहां पर धारा नंबर 25 का, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। धारा नंबर 25 का, बीच की धारा जो छुट्टी है याद मत करेंगे, या आपके लिए जरूरी नहीं है, वो अधिकारियों के लिए आपके पेपर में नहीं पूछी जाएंगी, बस इतना याद रखेंगे। धारा नंबर 25 का, मजदूर की मृत्यु होने पर उसकी मजदूरी का भुगतान। अगर कोई मजदूर की मृत्यु हो जाती है, तो वही बोला, यदि किसी मजदूर की मृत्यु हो जाती तो उसकी मजदूरी निम्नलिखित व्यक्तियों में से एक को दी जाएगी। अगर मान लेते कोई मजदूर वहां पर काम कर रहा है, तो मजदूर अपना किसी ना किसी व्यक्ति को यहां पर क्या किया होगा भाई, नामित किया होगा। जब मजदूर किसी जॉब में लगता है, श्रमिक कोई जॉब में लगता है, कर्मचारी कोई जॉब में लग रहा है, तो वहां पे कारखानों में अपना वो एक नामित व्यक्ति करेगा कि अगर मेरे को कुछ होगा तो मेरी जो बकाया राशि वो इस व्यक्ति को दे दी जाएगी।
तो जो भी नामित व्यक्ति मजदूर ने नामित किया होगा उसको उसकी राशि दे दी जाएगी। जो भी राशि उसकी जमा होगी कारखाने के पास, या जो भी पेंशन होगी वो किसको मिलेगी? इस नामित व्यक्ति को मिलेगी। लेकिन अगर उस मजदूर ने किसी भी नामित व्यक्ति का नाम ही नहीं दिया, यानी किसी भी व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी नहीं बताया है कि अगर मेरे को कुछ होगा तो इसको राशि देना है, तो ऐसी स्थिति में जहां पर किसी व्यक्ति को नामित नहीं किया गया होगा तो वहां यह रकम संबंधित अधिकारी के पास जमा कर दी जाएगी। यानी मैंने आपको बताया था ना, जिले में एक अधिकारी की नियुक्ति होती है, उसी अधिकारी के पास सभी राशि को जमा कर दिया जाएगा। कारखाने के द्वारा सभी राशि को किसके पास जमा कर देंगे? अधिकारी के पास। क्यों अधिकारी के पास जमा हो रही है? तो आपको मैंने बताया था अधिकारी के पास कंप्लेन कर सकता है कौन जाकर? उसके घर का कोई व्यक्ति, भाई कि इसकी मृत्यु हो गई, हमको मजदूरी नहीं मिली या पेंशन नहीं मिल रही, तो किसके पास जाएंगे? अधिकारी के पास। तो अधिकारी बोलेगा हाँ आप कंप्लेन कर दो, शिकायत कर दो मेरे पास, मैं देखता हूं जो मेरे से होगा, तो अधिकारी उसको जो पेंशन है वो दे देगा। तो वही चीज है कि यहां पर किसी व्यक्ति को नामित नहीं किया गया तो यह रकम संबंधित अधिकारी के पास जमा कर दी जाएगी। तो ये है आपका पूरा यहां पर कंप्लीट होता है जो आपके पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट था, मजदूरी भुगतान अधिनियम या वेतन भुगतान अधिनियम 1936। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए इस अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने की पावर किसके पास है, तो याद रखिएगा राज्य सरकार के पास। किसके पास है? राज्य सरकार। आपने कई चीजें पढ़ी ना राज्य सरकार, तो राज्य सरकार के पास है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि जो भी चीज यहां पर हमने आज आपको क्लास में बताया वो आपको समझ आ गया होगा, और आप जो है इसका नोट्स अनाउंसमेंट सेक्शन से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आज ये अधिनियम पूरा हो गया है तो इसका प्रिंट भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।